नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा भयंकर ऑर्डर लिखा। भयंकर ऑर्डर से मतलब है उसने ये जो हमारे देश में धारणा चलती है और ये धारणा इस बात की है कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम कौन सा, सबसे बड़ा अधिकारी कौन, ये सारी धारणाओं को हाई कोर्ट ने निस्तनाबूद कर दिया। मैं बताता हूँ पूरा प्रकरण क्या है और उसको समझने की आवश्यकता है। हालांकि इसमें एनोमलीज भी हैं और एनोमली जो मेरे डाउट्स हैं वो भी मैं बताऊँगा। मैं बीइंग ए जुडिशल ऑफिस, बीइंग ए जुडिशल मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ होने के नाते, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ होने के नाते, सरकारी तंत्र से जुड़ा होने के नाते और पॉलिटिकल फील्ड से जुड़ा होने के नाते, यानी कि देश की वो तीनों ऑर्गन जो ऑर्गन्स पे हम देश चलाते हैं उन तीनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए तीनों को अगर साथ में मिलाकर देखें तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। मामला समझिए पहले क्या है। मामला ये है कि सोनू नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति जिसने अपना नाम सोनू रखा हुआ, हम आजकल जानते हैं कि हमारे देश में चूँकि हिंदुत्व पिछले 10-12 साल से अपना प्रबल प्रभाव दिखा रहा है और देश में सरकार बदलने की वजह से देश का उत्साह बढ़ा हुआ है। विश्व भर में इस देश का उत्साह बढ़ाकर ये बता रहा है कि वाकई में हिंदू क्या क्या मतलब किस धुनी चल रहा है। तो मुसलमानों में और ईसाइयों में एक चलन चल गया है, सोनू, मोनू, चिंटू, किंटू, मिंटू ऐसे नाम रखने शुरू कर दिए हैं उन्होंने ताकि उनको पहचाना न जा सके। उनसे पूछो पूरा नाम क्या है तो कहते साहब यही रखा गया। ये व्यक्ति जो है ये सोनू नाम का व्यक्ति है और इसके ऊपर एक मुकदमा लगा, मतलब इसकी गिरफ्तारी सरकार ने करी किसी चीटिंग के इन्वेस्टिगेशन के मामले में और पुलिस इनको गिरफ्तार करके ले गई। राशिद इसका नाम है। पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले गई। हम सब जानते ही हैं कि पुलिस दो तरह से करती है, एक तो कस्टडी में लेती है पूछताछ करने के लिए, प्राइमरी पूछताछ करने के लिए, दूसरा अरेस्ट भी करती है। प्राइमरी पूछताछ के लिए जब पुलिस ले जाती है तो एवं ही थाने में बिठा लेती है और बात करती है, लेकिन जब अरेस्ट करती है तो उसका एक मेमो बनाना पड़ता है, उसको राइट डाउन करना पड़ता है, उसको लिखकर दिखाना पड़ता है कि भाई ये मेमो है, ये हम करना चाहें, ये हम इसको गिरफ्तार करके लाए। जब मेमो बन जाएगा और गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी तो फिर 24 घंटे के अंदर उसको मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करवाना भी आवश्यक है। अगर 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं करवाया जाता है तो फिर कॉन्ट्रावेंशन माना जाता है। इसमें लाने ले जाने का समय शामिल नहीं है, केवल सीधी सी बात है कि थाने में प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको 24 घंटे का समय दिया जाता है। लेकिन पुलिस बहुत बार ऐसा करती है कि वो बात करती है, फिर इनसे बात करती है, फिर उनसे कभी थाने में बुलाकर बात करती है और कभी कभी थाने में बिठा भी लेती है कि यहीं बैठ जाओ, बाकी को आ जाने तो फिर देखते हैं, क्योंकि पुलिस को एप्रीहेंशन रहता है कि अगर ये भाग गया तो दोबारा मिलेगा नहीं। तो गिरफ्तार नहीं करते लेकिन परिसर में ही कहीं बिठा देते हैं बाहर और बिठाकर दूसरे लोगों को भी उठा कर लाते हैं। ये पुलिस की अपनी मैकेनिज्म है या मैं कहूँ कि सुविधा की बात है। पुलिस ने इन सज्जन को चीटिंग के मामले में उठा लिया। उठाने के बाद इनकी बहन कोर्ट गई। कोर्ट में सीजेएम की अदालत में, सीजेएम ललितपुर उत्तर प्रदेश का मामला है, सीजेएम की अदालत में इसकी बहन, राशिद की बहन ने एक मुकदमा लगाया और कहा कि भाई हमको अग्रिम जमानत दे दी जाए। कोर्ट ने अग्रिम जमानत निरस्त कर दी। इनका कहना था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, आज 3 दिन हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा है। मैजिस्ट्रेट ने पुलिस को आदेश दिया कि अपने यहाँ की सीसीटीवी कैमरे, पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट मांगी कि भाई क्या स्थिति है। तो उसी दिन वहाँ एडवोकेट, वो जो एडीजीसी रहे होंगे या सरकारी वकील रहे, सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने ये कहा कि नहीं साहब गिरफ्तार कर लिया गया है, अग्रिम जमानत नहीं हो सकती क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी। क्योंकि अग्रिम जमानत मांग रहे थे तब कोर्ट को ये बयान दिया गया। तो कोर्ट के सामने जब उन्होंने कहा साहब 3 दिन हो गए गिरफ्तार करे हुए, तो कोर्ट ने कहा सीसीटीवी फुटेज लगा लो। सीसीटीवी फुटेज हमारी अदालत में प्रस्तुत की जाए और पूरा मेमो बताया जाए कि भाई कब उठाया, कैसे उठाया। सीजेएम ने परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह का एक जजमेंट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोड किया, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी थाने में जहां पर इंटरोगेशन होता है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं ताकि 3rd डिग्री का इस्तेमाल ना हो। हालांकि होम मिनिस्ट्री ने उसका फंड भी निकाल दिया और होम मिनिस्ट्री ने आदेश भी दे दिया, लेकिन फिर भी एक बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि चोर कैसे बोलेगा। शरीफों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन चोर कैसे बोलेगा। चोर तो बड़े बड़े ढीठ होते हैं, बड़ी आदतें भी खराब होती हैं, तो पुलिस को बहुत बार अपने हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। अब वो भी सीसीटीवी कैमरे के सामने हो
हो तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन कोर्ट तो कोर्ट है। कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई किसी के साथ थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और आप सब जगह सीसीटीवी लगाएं और उसकी रिकॉर्डिंग जब भी कोर्ट मांगे तो दें। सीजेएम ने ये आदेश दिया, 3 बार आदेश दिया कि हमारी अदालत में सारा कुछ लाया जाए। मामला बना नहीं, मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट में जब पहुंचा तो हाईकोर्ट ने रिमांड कर लिया मामला। रिमांड करने के बाद जब देखा कि सीजेएम 3 बार आदेश कर चुका है, फिर भी पुलिस, एसएचओ या एडमिनिस्ट्रेशन ने वो सीसीटीवी नहीं दिया, तो हाईकोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अरुण कुमार सिंह वो आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि भाई देखो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इन्होंने पहले फिजिकली एसएचओ और इंस्पेक्टर को तलब किया अदालत में तलब करने के बाद जब बात आई और सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला तो कहा इनको यहीं गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि ये कोर्ट का कॉन्ट्रावेंशन है। कोर्ट ने 3 बार आदेश दिया, उसके बावजूद आप सीसीटीवी नहीं ला रहे। और जब आए कोर्ट में तो ये कहा कि साहब हमारे पास वो जो उसकी हार्ड डिस्क होती है वो बहुत छोटी होती है और 2 महीने में वो ओवरराइड हो जाती, इसलिए वो नहीं मिल सकती। हालांकि मेरा मानना ये है कि जो ओवरराइड हो जाती है उसकी भी रिकवरी करना चाहे तो साइबर क्राइम वाले जो ब्रांचें रहती हैं वो रिकवरी कर लेती, लेकिन फिर भी इन्होंने कोर्ट को बताया कि साहब वो तो सीसीटीवी तो चली गई है, क्योंकि सीसीटीवी तो मिल नहीं सकती। अब कोर्ट, सीजेएम ने जब मांगा था तब तो सीसीटीवी रही होगी, हाई कोर्ट जब तक मामला पहुंचा तब तक सीसीटीवी ओवरराइड हो गई होगी। ये बात दोनों सही होंगी, लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक बात समझ लीजिए इंस्पेक्टर साहब और एसएचओ साहब, कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या फिर एसएसपी है या फिर एसपी है, पुलिस ऑफिसर है, ये सब मैजिस्ट्रेट के नीचे आते हैं। मैजिस्ट्रेट जिस समय जुडिशियल फंक्शन कर रहा होता है, भले ही वो इनिशियल कोर्ट का मैजिस्ट्रेट है, भले ही वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, आपका काम पूरे महकमे का, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड को, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से मतलब उनका आईएएस से था, चाहे वो आईएएस और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन हो या फिर आईपीएस सेक्शन हो, यानी कि पुलिस सेक्शन हो, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके आदेश का पालन किया जाए। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, उसके आदेश का पालन नहीं होता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। उन्होंने कहा कि आपने जो डीके बासु का जजमेंट था, डीके बासु जजमेंट ये कहता है कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसके परिवार वालों को इंटीमेट करिए, उनको पूरी सूचना दीजिए, उसके रिश्तेदारों को सूचना दीजिए, आप जिले भर के थानों में सूचना दीजिए और इसके अतिरिक्त 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में जमा करिए। फिर अदालत तय करेगी जो भी रिमांड देना है या नहीं देना है। तो आपने डीके बासु का भी उल्लंघन किया और आपने परमवीर सिंह सैनी का भी उल्लंघन किया और आपने थाने में सीसीटीवी नहीं लगवाए, या सीसीटीवी लगवाए हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग आपने प्रिजर्व करके नहीं रखी और इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन के साथ आनी चाहिए, वो आपने नहीं दी। हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया, साथ में हाई कोर्ट ने कहा कि मैं पूरे प्रदेश के जो मैजिस्ट्रेट हैं उनको आदेश देता हूं कि वो अपनी ड्यूटी करके, यानी कि कोर्ट की ड्यूटी करके वो थानों के में विजिट करें जो संबंधित थाना हो। हम सब जानते हैं कि मैजिस्ट्रेट की अदालत में 1 या 2 या 3 थाने लगते हैं, वो उनका जुरिडिक्शन बनता है। तो जिस थाने का जुरिडिक्शन बनता है, जिस मैजिस्ट्रेट का, जो जिस पुलिस स्टेशन का मामला सुन रहा हो, वो उस पुलिस स्टेशन में जाकर विजिट करे, पहले से इन्फॉर्म करे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इन्फॉर्म करे पहले, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे, पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म करे अगर वहां पर है, या फिर वहां पर जो भी आला अधिकारी उनको इन्फॉर्म करे, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे कि हम विजिट करने आ रहे हैं और हम यहाँ सीसीटीवी और बाकी की जो डीके बासु की जजमेंट की कंप्लाइंसेस हैं वो कंप्लाइंसेस हो रही हैं कि नहीं हो रही, इनको चेक करने आ रहे। और फिर हम ये परमवीर सिंह सैनी के जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब थानों में इंटेरोगेशन जहां पर होता है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाना है और उनकी रिकॉर्डिंग को प्रिजर्व करना है, ये चेक करिए और जहां कहीं भी ना हो फोर्सफुली सरकार को लिखिए, सरकार उसको करे। फिर कोर्ट ने दोहराया कि आप ये बात मान लीजिए। अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक है। आप जो एग्जामिनेशन होता है
जो 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 डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो जिले की कार्यकारिणी बनती है, डिस्ट्रिक्ट जज ही उसको प्रिसाइड करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात ये भी है कि कोई भी पुलिस वाला, कोई भी मतलब कोई आईपीएस भी है, कोई भी पुलिस वाला, मैजिस्ट्रेट उसका आला अधिकारी होता है। पुलिस का आला अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, डीजीसी जिसको कहते हैं, डीजीसी होता है, या फिर जो भी रिप्रेजेंट कर रहा हो वो अधिकारी होता है जिले का। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, और उसके अधिकारी के रूप में मैजिस्ट्रेट आता है। तो बड़ी छोटा मैजिस्ट्रेट, इनिशियल लेवल का मैजिस्ट्रेट, लेकिन उसकी पावर बहुत होती है, उसका सम्मान बहुत होता है। एक चीज और है, अगर हम सैलरी वाइज लगाकर देखते हैं तो सेकंड जुडिशियल कमीशन जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया तो 3 गुना सैलरियां बढ़ाई। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी आई थी और ये कहा था कि जुडिशियल ऑफिसर्स की सैलरियां आपने 3 गुना बढ़ा दी हैं, इतनी सैलरियां फिर हमको पैरेलली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की भी बढ़ानी पड़ेंगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू कैन नॉट कंपेयर द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स विद द जुडिशियल ऑफिसर्स। जुडिशियल ऑफिसर्स का रोल दूसरा है और एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर हैं उनका पॉलिटिकल मैंडेट को फॉलो करना है और उनको जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का पालन करवाना उनका काम है। जबकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फुल माइंड लगाता है, वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड उसका होता है, इसलिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट। और दूसरी बात है, स्टेट का वो सॉवरेन जुडिशियल फंक्शन प्ले करता है। यानी कि पहली, जो हाई कोर्ट ने भी कहा कि पहली अदालत, सबसे पहले प्रोटेक्शन अगर किसी का होता है तो वो मैजिस्ट्रेट का होता है, क्योंकि वो पहला फोरम होता है जब किसी के फंडामेंटल राइट्स के प्रिजर्वेशन की बात आती है, किसी को न्याय की बात आती है। इसलिए जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है उस मशीनरी के ऊपर उसको बैठाया जाता है, वो सुपीरियर होता है। अब यहां पर एक और, सुप्रीम कोर्ट ने 3 गुना सैलरियां तो बढ़ा दी जुडिशियल ऑफिसर्स की, इसमें अच्छी बात है, लेकिन जो मैजिस्ट्रेट की पावर लिए हुए हैं, मेरी चिंता उनकी है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एडीएम या एसडीएम या तहसीलदार, ये सारे मैजिस्ट्रेट की पावर का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिब्यूनल ही मान लीजिए, लेकिन होते तो मैजिस्ट्रेट ही। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सिविल के जो एग्रीकल्चरल मामले होते हैं वो सारे इनके पास ही जाते हैं। देखिए, ओनरशिप का मामला कोर्ट जाएगा, लेकिन जो एग्रीकल्चरल मामले हैं वो सारे मामले का निपटारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता है, अदालत की तरह। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अपील हमारे अदालत में नहीं जाती, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाती, उसकी अपील कमिश्नर के पास जाती, कमिश्नर के बाद रेवेन्यू बोर्ड में जाती है और रेवेन्यू बोर्ड से फिर वो हाई कोर्ट जाती। यानी कि वो पैरेलल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम के पैरेलल सिस्टम है जो रेवेन्यू सिस्टम है, रेवेन्यू कोर्ट है। तो रेवेन्यू कोर्ट मानी जाती है, चूंकि वो ट्रिब्यूनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो फुल ऑफ माइंड लगाते हैं, कानूनों का पालन करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, मैंने बहुत सारे सिविल जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कमिश्नर लेवल या असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के, बहुत सारों को ऑनलाइन पढ़ाया है। यानी कि जो अपनी सीपीसी की क्लास होती है, जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी की क्लास होती है, जो और इस तरह की जो क्लासेस हैं, चाहे वो स्टैम्प एक्ट की क्लास हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट की क्लास है, ये लेक्चर्स बहुत सारे बड़े स्तर पर मेरे को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनते हैं। वो तो इसका मतलब ये हो गया कि वो फुल ऑफ माइंड सिविल का लगाते हैं, सिविल के सारे मामले रेवेन्यू के वो जानते हैं या सुनते हैं और पूरा दिमाग लगा। तो जब हम कहते हैं कि सिविल जज जूनियर डिवीजन दिमाग लगाता है, तो फिर ये भी उतना ही दिमाग लगाता है, जहां तक मैं समझता हूं। तो फिर इनकी पैरिटी कैसे बिठाई जाए, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जब उन्होंने जुडिशियल ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को अलग अलग किया, तब मुझे लगता है कि सैलरीज को लेकर पैरिटी नहीं बिठाई, तब कहीं प्रश्न खड़े होते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी, चूंकि वो दिन में ड्यूटी भी देता है, मतलब वो मैजिस्ट्रेट भी होता है, और इसके अतिरिक्त वो लॉ एंड ऑर्डर का भी काम करता है, तो उसके ऊपर ज्यादा लोड होता है, वो 24 घंटे काम करता है। जो 24 आवर्स अगर कमिश्नर, पुलिस का कमिश्नर है, उसके पास भी मैजिस्ट्रेट की पावर होती है, और अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है तो उसके पास भी मैजिस्ट्रेट की पावर होती है, और उनकी ड्यूटी भी 24 आवर्स की होती है। कहीं कोई घटना हो जाए तो पूरी रात कलेक्टर और कप्तान रात भर घूमते हैं और दिन में जजमेंट भी करते हैं। तो मुझे लगता है या तो इन फील्डों को, रेवेन्यू ऑफिसर्स को बिल्कुल अलग स्ट्रीम में ले जाना चाहिए कि रेवेन्यू ऑफिसर वो अलग होगा और ये लॉ एंड ऑर्डर वाला अलग होगा, इसमें मैजिस्ट्रेट की पावर नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ दोनों पावर अलग अलग राज्यों के अलग अलग हिसाब से फिक्स करके रखी है, इसलिए यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि फिर जुडिशियल ऑफिसर्स की अगर 3 गुना सैलरियाँ हो गई हैं, तो फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को कैसे कहा जा सकता है कि वो उतना
पेन नहीं ले सकते या पेन नहीं लेते या उतना उन पर लोड नहीं होता। ये एनोमलीज हैं जो समय समय पर आती रहती हैं, निकलती रहती हैं, और कोर्ट के संज्ञान में जब जब ये विषय आते हैं तो वो उनको सही भी करते हैं। अब उनके मन में, उनके सामने जो प्रश्न आया वो कर दिया, लेकिन अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय में लिख दिया कि, और उनको जो 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 पुलिस थी, पुलिस को दिन भर कहा कि जब तक कोर्ट रूम रहता है तब तक इनको कोने में कस्टडी में रखो। उनकी सजा यही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कि पूरे दिन वो सुबह से लेकर और शाम के 4 बजे तक कोर्ट की कस्टडी में रहे, शाम को 4 बजे उनको छोड़ दिया गया होगा। लेकिन ये साफ कर दिया कि एक बात ध्यान रखिए, मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर सभी के ऊपर है, चाहे आपके पॉलिटिकल आका हो, चाहे आपकी सेक्रेटरीट हो, चाहे आपकी सरकार हो, और चाहे आप उसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहिए या पुलिस कमिश्नर कहिए, सबके ऊपर उसका आदेश आता। उसके आदेश को न मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में यह बात कह चुका है, साफ कर चुका है कि जुडिशियल ऑफिसर्स सॉवरेन फंक्शन प्ले करते हैं, इसलिए किसी भी जुडिशियल ऑफिसर के आदेश को न मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आता है, और वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाने में सक्षम है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब मेरे मातहत आने वाले सभी कोर्टों का कंटेम्प्ट, ऐसा ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बात बिल्कुल सही कही है कि आदेश आदेश होता है, सबको मानना होगा, न्यायालय का आदेश सबको मानना ही होगा, मैं समझता हूं। लेकिन इसमें भी अभी नई नई एनोमली, जैसे ललिता कुमारी वाला जजमेंट आप पढ़िएगा, मैं उस पर एक लेक्चर लेने जा रहा हूं। ललिता कुमारी के जजमेंट बहुत हैवी जजमेंट था, लेकिन अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसके विषय में क्या क्या कहा और उसकी अगली डेट लगाई उसकी सुनवाई के लिए। मैं समझता हूं कि जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे वैसे उनके सलूशन निकलते हैं, और जैसे जैसे सलूशन निकलते हैं वैसे वैसे कानून और सुदृढ़ होता है और आगे बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।